बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फ्रीली जेनरेटेड चेन की डायमेंशन डिस्कस की थी और अब हम इसको एक्सटेंड करेंगे रियल पॉलीमर चेन पर। यानी अब हम रियल पॉलीमर चेन की मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट लेंथ डिस्कस करेंगे और उसे कैलकुलेट करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर को भी थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे। फ्रीली जेनरेटेड चेन में हमने डिस्कस किया था कंटूर लेंथ इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ लिंक्स एंड लेंथ ऑफ ईच लिंक। और कंटूर लेंथ पॉलीमर चेन की एक्चुअल लेंथ को कहते हैं। हेयर n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ लिंक्स एंड l इज लेंथ ऑफ ईच लिंक। रूट मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट लेंथ, इसके लिए ये मैथमेटिकल इक्वेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। अकॉर्डिंग टू रैंडम फ्लाइट मॉडल ये रूट मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट लेंथ की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। किसी भी पॉलीमर चेन में एंड टू एंड डिस्टेंस सॉलिड फॉर्म में और सॉल्यूशन के अंदर पॉलीमर की चेन कॉइल्ड फॉर्म में होती है, एक्सटेंडेड फॉर्म में नहीं होती। और इस कॉइल में कॉइल के दोनों एंड्स के दरमियान एवरेज डिस्टेंस कहलाता है मीन डिस्प्लेसमेंट लेंथ। और उसका अगर स्केयर ले लिया जाए तो दैट इज कॉल्ड स्केयर मीन स्केयर डिस्प्लेसमेंट लेंथ। और इस पूरी वैल्यू का अगर अंडर रूट ले लिया जाए तो उसे कहते हैं रूट मीन स्केयर डिस्प्लेसमेंट लेंथ। दैट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। या इसको अगर आप चाहें तो यूं भी लिख सकते हैं, फ्रीली जेनरेटेड चेन की मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट लेंथ। ये देखें, ये एक्सप्रेशन है रूट मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट लेंथ की। इसका स्क्वायर ले लें तो ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा। नाउ वी विल गेट मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट लेंथ। यहां पर ये जो सबस्क्रिप्ट एफ जे है, एफ जे का मतलब है फ्रीली जॉइंटेड चेन। तो इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट करती है फ्रीली जॉइंटेड चेन की मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट लेंथ को, जो हमने रैंडम वॉक मॉडल से या रैंडम फ्लाइट मॉडल से कैलकुलेट की है। अब हम स्टेप वाइज वन बाय वन रियलिटी की तरफ जाएंगे और फ्रीली जेनरेटेड चेन से एक्चुअल पॉलीमर चेन की तरफ हम मूव करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम बॉन्ड एंगल का इफेक्ट देखेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि फ्रीली जॉइंटेड चेन में बॉन्ड एंगल्स फिक्स नहीं होते, लेकिन एक्चुअल पॉलीमर चेन के बॉन्ड एंगल फिक्स होते हैं। इन एक्चुअल पॉलीमर चेन बॉन्ड एंगल्स आर फिक्स्ड। तो अगर हम बॉन्ड एंगल का इफेक्ट, फिक्स्ड बॉन्ड एंगल्स का इफेक्ट कंसीडर करें तो इक्वेशन 1 में एन एल स्क्वायर के साथ ये फैक्टर भी मल्टीप्लाई होगा। ये देखिएगा, ये है इक्वेशन 1 जो कि रिप्रेजेंट करती है मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट लेंथ ऑफ फ्रीली जेनरेटेड चेन को। जब हम फ्रीली जेनरेटेड चेन के अंदर बॉन्ड एंगल के इफेक्ट को भी कंसीडर कर लें तो एन एल स्क्वायर के साथ ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बॉन्ड एंगल का इफेक्ट। अब ये बॉन्ड एंगल का इफेक्ट कंसीडर करने से मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट लेंथ में कितना इजाफा या कमी होगी, इसको देखिएगा। अब पहले जब हम मीन फ्रीली जेनरेटेड चेन ले रहे थे तो हमने यहां सबस्क्रिप्ट लिखा था एफ जे। अब हम फिक्स्ड एंगल का इफेक्ट देख रहे हैं तो हमने सबस्क्रिप्ट लिया है एफ ए। एफ ए स्टैंड्स फॉर फिक्स्ड एंगल्स।
Here FA stands for fixed angles. आमतौर पर पॉलीमर अगर अल्केन्स हों तो बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होगा, अगर अल्कीन्स हों तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा, अगर अल्काइंस हों तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। यानी इन तमाम सूरतों में बॉन्ड एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। Whether polymer is in form of alkenes or alkenes or alkynes, bond angle is greater than 90 डिग्री। तो cos हमने लेना है, अगेन लुक एट दिस इक्वेशन, यहाँ पर 1 माइनस cos थीटा, और थीटा रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड एंगल को। इट मीन बॉन्ड एंगल का हमने cos लेना है। ये देखिएगा, अगर बॉन्ड एंगल 90 डिग्री हो तो cos ऑफ 90 इज 0। अगर बॉन्ड एंगल 100 डिग्री हो, cos 100 डिग्री इज दिस वन, ये नेगेटिव वैल्यू। 90 से बॉन्ड एंगल जब एक्सीड करेगा तो उसका cos नेगेटिव में आएगा। 100 का cos माइनस 0.1736, ये 110 का cos ये भी नेगेटिव में, ये cos 109.5 डिग्री ये भी नेगेटिव में, और cos 20 भी नेगेटिव वैल्यू के साथ। तो अब हम सिंपलेस्ट केस देखते हैं कि पॉलीमर अल्केन की फॉर्म में है, यानी पॉलीमर में सारे ही बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हैं और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री है। अब हमने 109.5 डिग्री का cos लेना है, दैट इज दिस वैल्यू। अब ये भी नेगेटिव वैल्यू है। हमारे पास चूंकि 1 माइनस cos थीटा है, अब हम 1 माइनस cos 109.5 डिग्री ये कंसीडर करेंगे। दैट इज दिस वन, और अल्टीमेटली ये वैल्यू 1.333। और अगर हम 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू देखें तो इसकी अल्टीमेट वैल्यू ये आएगी। अब देखें, 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा, ये इसकी वैल्यूज हैं, एंड फाइनल आंसर इज 2। इट मीन अगर पॉलीमर अल्केन की फॉर्म में हो, अगर उसमें सारे एंगल 109.5 डिग्री के हों, यानी अगर सारे ही कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड हों, तो ये जो बॉन्ड एंगल का वाला फैक्टर है इसकी वैल्यू 2 है। यानी यहां पर इस इक्वेशन में ये वैल्यू 2 के इक्वल हो जाएगी। और ये देखें, नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो ये वैल्यू जब हमने पुट कर दी, देन इक्वेशन 2 बिकम्स दिस। ये अब फिक्स्ड एंगल मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट लेंथ विद फिक्स्ड बॉन्ड एंगल, दिस इज द वैल्यू। इसका मतलब है कि बॉन्ड एंगल अगर फिक्स्ड हो तो मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट लेंथ डबल हो जाती है। यानी जो वैल्यू फ्रीली जॉइंटेड चेन की मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट लेंथ की है, उससे डबल वैल्यू आती है अगर आप बॉन्ड एंगल को फिक्स ले लें। अगर हम बॉन्ड एंगल को फिक्स कंसीडर कर लें तो मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट लेंथ बिकम्स डबल। तो एक्चुअल पॉलीमर चेन हैविंग फिक्स्ड एंगल इज एक्सपेंडेड टू डबल एक्सटेंट देन फ्रीली जॉइंटेड चेन। यानी एक्चुअल पॉलीमर की चेन ज्यादा एक्सपेंडेड होती है, उसकी चेन में, उसकी कॉइल में एक्सपेंशन ज्यादा होती है देन दैट ऑफ फ्रीली जॉइंटेड चेन। तो इन फ्रीली जॉइंटेड चेन एक रिस्ट्रिक्शन तो थी
फ्रीली जेटेड चेन में हमने कहा था बॉन्ड एंगल फिक्स नहीं होंगे, और जब हमने बॉन्ड एंगल को फिक्स कंसीडर किया तो मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट लेंथ की वैल्यू डबल हो गई। अब एक और एजम्पशन हमने की थी कि फ्रीली जेटेड चेन में एंगल ऑफ रोटेशन भी फिक्स नहीं होंगे, यानी एंगल ऑफ रोटेशन की रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, लेकिन इन रियलिटी ऐसा नहीं होगा। एंगल ऑफ रोटेशन की भी रिस्ट्रिक्शन पॉलीमर चेन में होती है, इसलिए पॉलीमर चेन में तमाम कन्फॉर्मेशन इक्वली स्टेबल नहीं होती, बल्कि ट्रांस कन्फॉर्मेशन और गाउच कन्फॉर्मेशन ज़्यादा स्टेबल होती हैं, और ज़्यादातर पॉलीमर मॉलिक्यूल इन्हीं कन्फॉर्मेशन में एग्जिस्ट करते हैं, या यूँ कह लें कि पॉलीमर चेन ज़्यादा टाइम इन्हीं कन्फॉर्मेशन में पास करती है। और सिस कन्फर्मेशन और पार्शली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ये लेस स्टेबल हैं, दे आर लेस लाइकली टू एग्जिस्ट, देयरफॉर पॉलीमर कॉइल पास लेस टाइम इन दीज कन्फर्मेशन। तो फ्रीली जेटेड चेन में देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ बॉन्ड एंगल, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन, एंड मॉलिक्यूल कैन अडॉप्ट ऑल कन्फर्मेशन विद इक्वल ईज, यानी फ्रीली जेटेड चेन एक जैसी आसानी, फ्रीली जेटेड चेन तमाम किसी भी कन्फर्मेशन में हो सकती है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे कोई स्टीरिक हिंड्रेंस, कोई रिस्ट्रिक्शन फेस नहीं करनी पड़ती, एक जैसी आसानी के साथ वो किसी भी कन्फर्मेशन में जा सकती है। बट इन एक्चुअल पॉलीमर चेन ट्रांस कन्फर्मेशन एंड गाउच कन्फर्मेशंस आर मोर स्टेबल एंड दे आर मोस्ट लाइकली टू एग्जिस्ट। अब जब हम एंगल ऑफ रोटेशन का इफेक्ट भी कंसीडर करेंगे इक्वेशन 2 में, तो अब बॉन्ड एंगल के साथ साथ ये एंगल ऑफ रोटेशन का फैक्टर भी आ गया। यहाँ पर हमने बॉन्ड एंगल वाले फैक्टर की वैल्यू को 2 इसलिए नहीं किया क्योंकि बॉन्ड एंगल की वैल्यू ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा 109.5 डिग्री हो, तो जो भी बॉन्ड एंगल की वैल्यू हमें गिवन होगी हम उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर लेंगे। अब हमारे पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। फ्रीली जेटेड चेन की मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट लेंथ NL स्क्वायर, और जब आपने बॉन्ड एंगल का इफेक्ट कंसीडर किया तो ये वैल्यू यहाँ तक आ गई, और जब आपने एंगल ऑफ रोटेशन का इफेक्ट भी कंसीडर किया तो अब ये पूरा राइट हैंड साइड में 3 फैक्टर आ गए। और लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिखा, अब हमने सबस्क्रिप्ट 0, इसको O समझ लें या 0 समझ लें, ये रिप्रेजेंट करता है अनपर्टर्ब्ड डायमेंशन को। पॉलीमर चेन, चूंकि अब तक हम अगरचे डिस्कस कर रहे हैं कि हमने पॉलीमर को सूटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है, लेकिन हमने सॉल्वेंट का पॉलीमर पर इफेक्ट डिस्कस नहीं किया। अलबत्ता बॉन्ड एंगल और एंगल ऑफ रोटेशन के इफेक्ट हमने डिस्कस कर लिए। इट मीन अगरचे हम पॉलीमर को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हम सॉल्वेंट सल्यूट इंटरेक्शन को या पॉलीमर सॉल्वेंट इंटरेक्शन को डिस्कस नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है थ्योरेटिकली अभी हम पॉलीमर की वही डायमेंशन ले रहे हैं जो सॉलिड फॉर्म में है, और सॉलिड फॉर्म में पॉलीमर की डायमेंशन को कहते हैं अनपर्टर्ब्ड डायमेंशन। ये देखिएगा, दिस फैक्टर R स्क्वायर बार मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट लेंथ, और ये जो O है इट इज कॉल्ड मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट लेंथ ऑफ मीन स्क्वायर ऑफ अनपर्टर्ब्ड डायमेंशन ऑफ पॉलीमर चेन। परटर्ब कहते हैं डिस्टर्बेंस को। अभी पॉलीमर की चेन को सॉल्वेंट ने डिस्टर्ब नहीं किया, तो ये अनडिस्टर्ब्ड डायमेंशन है। अनपर्टर्ब्ड डायमेंशन इज एक्चुअली अनडिस्टर्ब्ड डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ पॉलीमर चेन इन बल्क अमॉर्फस फॉर्म इज कॉल्ड अनपर्टर्ब्ड डायमेंशन, जिसको हम, और अनपर्टर्ब्ड डायमेंशन के मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट लेंथ को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। चूंकि अभी तक हमने सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन को, या यूं समझ लें पॉलीमर सॉल्वेंट इंटरेक्शन को डिस्कस नहीं किया,
तो टिल दिस स्टेज वी हैव नॉट कंसिडर्ड इफेक्ट ऑफ पॉलीमर सॉल्वेंट इंटरेक्शन ऑन डायमेंशन ऑफ पॉलीमर चेन. Therefore, unperturbed dimension is also defined as dimension of polymer chain in absence of solute solvent interaction, or we can say it is dimension of polymer chain in absence of polymer solvent interaction. अगेन इस इक्वेशन पर आइएगा. ये cos फाई के ऊपर हमने ये जो बार लगाया है, इट मीन हम cos फाई की एवरेज वैल्यू ले रहे हैं. तो 1 प्लस एवरेज वैल्यू ऑफ cos फाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एवरेज वैल्यू ऑफ cos फाई. तो दिस साइन ये cos फाई के ऊपर जब बार लगा दिया तो इट रिप्रेजेंट्स एवरेज वैल्यू ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन. अब हमने कहा कि पॉलीमर चेन में डिफरेंट कन्फॉर्मेशंस होंगी. अगर तो हम फ्रीली जॉइंटेड चेन कंसीडर करें, जब हमने पॉलीमर चेन को फ्रीली जॉइंटेड चेन कंसीडर किया था तो हमने कहा था कि फ्रीली जॉइंटेड चेन तो किसी भी कन्फॉर्मेशन में हो सकती है. उसमें सिज और पार्शली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन भी उतनी ही स्टेबल हैं जितनी कि ट्रांस और गाउज कन्फर्मेशन स्टेबल हैं. लेकिन एक्चुअली ट्रांस और गाउज कन्फर्मेशन ज़्यादा स्टेबल हैं और इनके एग्जिस्ट करने के प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है. तो अब हम चूंकि रियलिटी की तरफ जा रहे हैं तो अब हम रियल केस कंसीडर करते हैं कि इफ़ ट्रांस एंड गाउज कन्फर्मेशंस आर मोस्ट लाइकली देन cos फाई इज ज़ीरो. अगर हम सिर्फ ट्रांस और गाउज कन्फर्मेशन को कंसीडर करें तो cos फाई की एवरेज वैल्यू ज़ीरो आती है. ये एवरेज वैल्यू कैसे ज़ीरो आती है इसे हम अभी कैलकुलेट कर लेते हैं. ये देखिएगा, ट्रांस कन्फर्मेशन में फाई की वैल्यू है ज़ीरो. ये हमने स्टार्ट में पढ़ा था जब हमने कन्फर्मेशन डिस्कस की थी कि ट्रांस कन्फर्मेशन में एंगल ऑफ रोटेशन ज़ीरो, देन cos ज़ीरो इक्वल टू 1. और गाउज कन्फर्मेशन दो तरह की है, गाउज प्लस कन्फर्मेशन भी हो सकती है, गाउज माइनस कन्फर्मेशन भी हो सकती है. ट्रांस कन्फर्मेशन, अगर कोई पॉलीमर चेन ट्रांस कन्फर्मेशन में है उससे आप 120 डिग्री के एंगल पर क्लॉकवाइज रोटेट करें तो गाउज प्लस कन्फर्मेशन आती है, और 120 डिग्री के एंगल पर एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट करें तो गाउज माइनस कन्फर्मेशन आती है. तो गाउज प्लस कन्फर्मेशन में एंगल ऑफ रोटेशन 120 डिग्री और cos 120 डिग्री इज -0.5, और गाउज माइनस कन्फर्मेशन में एंगल ऑफ रोटेशन -120 कंसीडर होगा और cos -120 इट इज अगेन 0.5 -0.5. तो गाउज प्लस कन्फर्मेशन हो या गाउज माइनस कन्फर्मेशन हो, cos फाई इज एंगल ऑफ रोटेशन इज 120 डिग्री और cos ऑफ 120 डिग्री इज -0.5. अब देखें, हमने cos फाई की एवरेज वैल्यू लेनी है. ये देखिएगा, तो एवरेज वैल्यू ऑफ cos फाई इज cos 0, cos 120 एंड cos -120 डिवाइडेड बाई 3. न्यूमिनेटर में अब हमारे पास वैल्यू आती है 0. cos 0 इज 1, ये cos 0, cos 120 -0.5 एंड cos -120 अगेन -0.5 divided by 3. Then average value of cos phi is 0. तो अगर cos phi की एवरेज वैल्यू 0 हो तो देन इक्वेशन 4 में ये एंगल ऑफ रोटेशन वाला फैक्टर अब माइनस हो, एक्सक्लूड हो गया. देन इक्वेशन 4 इज सेम एज इक्वेशन 2. अगर cos फाई की एवरेज वैल्यू 0 हो देन इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 आर सेम.
लेकिन जब हम मैथमेटिकल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम cos फाई की वैल्यू ज़रूरी नहीं कि हर जगह ज़ीरो ही आ जाए। अगर फाई की वैल्यू लेस देन 60 डिग्री हो तो cos फाई पॉजिटिव वैल्यू में आएगा और चेन एक्सपेंड हो जाएगी। ये हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। अब फ्रीली जाइटेड चेन की मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट लेंथ एन एल स्क्वायर, जब हमने एंगल ऑफ रोटेशन को कंसीडर किया तो चेन एक्सपेंड हो गई। जब हमने बॉन्ड एंगल को कंसीडर किया मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट लेंथ इंक्रीज हो गई, यानी कि पॉलीमर की कॉइल एक्सपेंड हो गई। जब हमने एंगल ऑफ रोटेशन को कंसीडर किया चेन और एक्सपेंड हो गई। बिलखसूस अगर एंगल ऑफ रोटेशन 60 डिग्री से कम हो तो चेन ज़्यादा एक्सपेंड होगी। अलबत्ता अगर cos फाई की एवरेज वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो फिर एंगल ऑफ रोटेशन का इफेक्ट नहीं होगा। अब एक और फैक्टर जो पॉलीमर की कॉइल को एक्सपेंड करता है, जो मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट लेंथ की वैल्यू को इन्हांस करता है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ बल्की साइड ग्रुप। अगर पॉलीमर की चेन के साथ बल्की साइड ग्रुप्स अटैच हों देन ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस काज होगी। बल्कि साइड ग्रुप विल प्रोड्यूस मोर स्टीरिक हिंड्रेंस एंड मोर एक्सपेंशन विल बी काज्ड। अब ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होगी और चेन फर्दर एक्सपेंड हो जाएगी। इफ बल्कि साइड ग्रुप्स आर प्रेजेंट then more steric hindrance will be faced and more resistance will be offered for rotation around the single bond and chain will further expand. तो स्टीरिक हिंड्रेंस के इफेक्ट को कंसीडर करने के लिए ये एंगल ऑफ रोटेशन में ये जो फैक्टर है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ एस। इसमें एस है स्टीरिक फैक्टर, एस स्क्वायर इज स्टीरिक फैक्टर। देन यानी अगर तो cos फाई की एवरेज वैल्यू ज़ीरो आ जाए फिर तो ये सारा कुछ ज़ीरो हो जाएगा, दैट इज़ द केस ऑफ सिंपल चेन। लेकिन अगर सिंपल चेन नहीं है, अगर उसके साथ बल्कि साइड ग्रुप अटैच हैं तो फिर cos फाई की एवरेज वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी। देन दिस वैल्यू इज टेकन इक्वल टू एस स्क्वायर और एस स्क्वायर इज कॉल्ड स्टीरिक पैरामीटर। स्टीरिक पैरामीटर की वैल्यू इट इज ऑब्टेन फ्रॉम मेजरमेंट ऑफ dilute सॉल्यूशन ऑफ पॉलीमर्स। मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट लेंथ ऑफ अनपर्टर्ब्ड डायमेंशन, इट डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ पॉलीमर। अगेन लेट मी से कि अभी तक हमने पॉलीमर सॉल्वेंट इंटरेक्शन को कंसीडर नहीं किया, इसलिए हम कह रहे हैं कि मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट लेंथ ऑफ अनपर्टर्ब्ड डायमेंशन डिपेंड्स ओनली ऑन ज्योमेट्री एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ पॉलीमर एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पॉलीमर सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अब एक और फैक्टर, पॉलीमर चेन की स्टिफनेस, इट डिपेंड्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक फैक्टर, कैरेक्टरिस्टिक रेशो। द स्टिफनेस ऑफ पॉलीमर चेन डिपेंड्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक रेशो, और कैरेक्टरिस्टिक रेशो को कहते हैं सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू कैसे ली जाती है? मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट लेंथ ऑफ अनपर्टर्ब्ड डायमेंशन डिवाइडेड बाय एनएल स्क्वायर, और सिग्मा की वैल्यू 1.5 से 2.5 के दरमियान इसी रेंज में होती हैं आमतौर पे। स्टीरिक हिंड्रेंस, फिक्स्ड बॉन्ड एंगल, इन सब के इफेक्ट को अगर कंसीडर कर लिया जाए तो रूट मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट लेंथ ऑफ पॉलीमर चेन
is 2 to 3 times greater than that of freely jetted chain। यानी मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट लेंथ की जो वैल्यू फ्रीली जेंटेड चेन में है उससे 2 या 3 गुना ज़्यादा एक्चुअल पॉलीमर चेन में होंगी। लेकिन अभी तक हमने सिर्फ शॉर्ट रेंज इंटरेक्शंस को कंसीडर किया है। अगर हम लॉन्ग रेंज इंटरेक्शन को भी कंसीडर करें तो पॉलीमर चेन फर्दर एक्सपेंड हो जाएगी। तो सो फार वी हैव कंसीडर्ड ओनली शॉर्ट रेंज इंटरेक्शन। पॉलीमर चेन के डिफरेंट सेगमेंट्स में लॉन्ग रेंज इंटरेक्शंस भी होती हैं, अगर वो भी कंसीडर कर ली जाए तो पॉलीमर चेन फर्दर एक्सपेंड हो जाती है। In freely jointed chain model we have considered that polymer chain is volumeless। ये हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि फ्रीली जॉइंटेड चेन का वॉल्यूम कोई नहीं होता। फ्रीली जॉइंटेड चेन वॉल्यूमलेस चेन होती है, लेकिन एक्चुअली पॉलीमर चेन का डेफिनेट वॉल्यूम है और हर सेगमेंट का डेफिनेट वॉल्यूम है। अगर तो हम पॉलीमर चेन को वॉल्यूमलेस कंसीडर कर लें तो इसका मतलब है 2 या 2 से ज़्यादा सेगमेंट सेम स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। पॉलीमर के डिफरेंट सेगमेंट का डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो एक स्पेस में एट द गिवन टाइम किसी स्पेसिफिक स्पेस में एक ही सेगमेंट हो सकता है। 2 सेगमेंट या 2 से ज़्यादा सेगमेंट साइमल्टेनियसली एक स्पेस में नहीं हो सकते। अगर इस इफेक्ट को कंसीडर करें तो पॉलीमर चेन और ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएगी। अब देखें, पहला इफेक्ट जो पॉलीमर चेन को एक्सपैंड करता है वो है फिक्स्ड एंगल। इसके बाद एंगल ऑफ रोटेशन को कंसीडर किया तो पॉलीमर चेन और ज़्यादा एक्सपैंड नज़र आई, यानी मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट लेंथ की वैल्यू और इंक्रीज हो गई। जब हमने बल्कि ग्रुप के इफेक्ट को कंसीडर किया तो पॉलीमर मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट लेंथ और इंक्रीज हो गई। जब हमने लॉन्ग रेंज इंटरेक्शन को कंसीडर किया, पॉलीमर चेन में मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट लेंथ की वैल्यू और इंक्रीज हो गई। और जब हमने डेफिनेट वॉल्यूम को कंसीडर किया कि पॉलीमर चेन वॉल्यूमलेस नहीं होती, इसमें हर सेगमेंट का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, तो पॉलीमर चेन और ज़्यादा एक्सपेंडेड नज़र आएगी और मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट लेंथ की वैल्यू और इंक्रीज होगी। तो मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट लेंथ root mean square displacement length of actual polymer chain is given by this formula। ये है मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट लेंथ, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड रूट मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट लेंथ ऑफ अनपर्टर्ब्ड डायमेंशन। अल्फा इसमें है एक्सपेंशन फैक्टर कि पॉलीमर की चेन कितनी एक्सपैंड होती है। अब रूट मीन स्क्वायर से जब हमने मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट लेंथ लेनी है तो उसका स्क्वायर ले लें, यहां अल्फा का स्क्वायर आ जाएगा। हियर अल्फा इज द मेजर ऑफ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो पॉलीमर्स के लिहाज से सॉल्वेंट 3 तरह के होते हैं। कुछ सॉल्वेंट ऐसे हैं जो पॉलीमर चेन, अब हम अगर पॉलीमर सॉल्वेंट इंटरेक्शन को कंसीडर कर लें, अब हम डिस्कस करेंगे पॉलीमर सॉल्वेंट इंटरेक्शन। इफेक्ट ऑफ पॉलीमर सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो पॉलीमर सॉल्वेंट के लिहाज से सॉल्वेंट 3 तरह के होते हैं। विद रिस्पेक्ट टू पॉलीमर सॉल्वेंट्स आर क्लासिफाइड एज गुड सॉल्वेंट, पुअर सॉल्वेंट एंड थीटा सॉल्वेंट। अगर तो पॉलीमर सॉल्वेंट के साथ अच्छी तरह, अगर तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पॉलीमर के साथ अच्छी तरह इंटरेक्ट करें तो वो पॉलीमर की कॉइल को एक्सपेंड कर लेंगे
उसे हम कहेंगे गुड सॉल्वेंट, और गुड सॉल्वेंट में अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। और अगर पॉलीमर के सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पॉलीमर के साथ अच्छी तरह इंटरेक्ट नहीं कर सके, यानी अगर पॉलीमर सॉल्वेंट इंटरेक्शन वीक होगी, तो हम कहेंगे कि ये सॉल्वेंट पुअर सॉल्वेंट है, यानी इसकी पॉलीमर के साथ इंटरेक्शन अच्छी नहीं है। उस केस में पॉलीमर सॉल्वेंट इंटरेक्शन विल बी लेस देन पॉलीमर पॉलीमर इंटरेक्शन, और पॉलीमर की कॉइल पहले से भी सिकुड़ जाएगी, पहले से भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। चूंकि पॉलीमर पॉलीमर इंटरेक्शन ज़्यादा होगी, पॉलीमर सॉल्वेंट इंटरेक्शन कम होगी, इसलिए पॉलीमर की चेन एक्सपैंड होने की बजाय कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, और उस केस में एक्सपेंशन फैक्टर की वैल्यू लेस देन 1 होगी। तीसरा है थीटा सॉल्वेंट। ऐसा सॉल्वेंट जिसमें पॉलीमर सॉल्वेंट इंटरेक्शन उतनी ही हो जितनी पॉलीमर पॉलीमर इंटरेक्शन है, तो उस केस में पॉलीमर की चेन ना एक्सपैंड होगी ना कॉन्ट्रैक्ट होगी, बल्कि उतनी ही रहेगी जितनी वो पहले थी। तो दैट सॉल्वेंट इज कॉल्ड थीटा सॉल्वेंट। इनको जरा 1 बाय 1 हम देखते हैं। फॉर गुड सॉल्वेंट, पॉलीमर सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज ग्रेटर देन पॉलीमर पॉलीमर इंटरेक्शन। गुड सॉल्वेंट में पॉलीमर सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज स्ट्रांगर देन पॉलीमर पॉलीमर इंटरेक्शन। इन दिस केस अल्फा इज 1, और अल्फा की वैल्यू इन दिस केस अल्फा इज ग्रेटर देन 1, यानी एक्सपेंशन फैक्टर इज ग्रेटर देन 1। एक्सपेंशन फैक्टर ग्रेटर देन 1 होने का मतलब है कि पॉलीमर की चेन एक्सपैंड हो जाएगी। तो गुड सॉल्वेंट्स कॉज एक्सपेंशन ऑफ पॉलीमर कॉइल। चूंकि पॉलीमर के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेंगे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पॉलीमर के अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे और वो पॉलीमर की कॉइल को एक्सपैंड कर देंगे। थीटा सॉल्वेंट में पॉलीमर सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज सेम एज पॉलीमर पॉलीमर इंटरेक्शन। इसका मतलब है थीटा सॉल्वेंट पॉलीमर के साथ इंटरेक्ट तो करता है, लेकिन उसकी चेन को एक्सपैंड नहीं कर सकता। तो थीटा सॉल्वेंट में जाके पॉलीमर की चेन की डायमेंशन या मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट लेंथ उतनी ही रहती है जितनी वो सॉल्वेंट में जाने से पहले थी। यानी मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट लेंथ की जो वैल्यू सॉलिड पॉलीमर में थी, वही वैल्यू थीटा सॉल्वेंट में रहती है, और इसी को हम अनपर्टर्ब्ड डायमेंशन कहते हैं। इन दिस केस एक्सपेंशन फैक्टर इज इक्वल टू 1 and end-to-end distance of polymer chain is same as in solid form. In theta solvent, end-to-end distance of polymer chain is same as it would be in bulk polymer at same temperature. थीटा सॉल्वेंट causes no change in dimension of polymer coil. अब तीसरा सॉल्वेंट है पुअर सॉल्वेंट, या जिसको आप बैड सॉल्वेंट कह लें। इन पुअर सॉल्वेंट पॉलीमर सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज वीकर देन पॉलीमर पॉलीमर इंटरेक्शन। तो ये ऐसे सॉल्वेंट हैं जिनमें पॉलीमर डिसॉल्व नहीं होते। गुड सॉल्वेंट में भी पॉलीमर डिसॉल्व हो जाते हैं, पुअर सॉल्वेंट में भी थीटा सॉल्वेंट में भी डिसॉल्व हो जाते हैं। पुअर सॉल्वेंट में पॉलीमर इनसॉल्युबल होते हैं, इसलिए पुअर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पॉलीमर के साथ इंटरेक्ट बिल्कुल नहीं करते। पॉलीमर सॉल्वेंट इंटरेक्शन वीकर है देन पॉलीमर पॉलीमर इंटरेक्शन। इसलिए जब आप पॉलीमर को पुअर सॉल्वेंट में डालते हैं, जब आप पॉलीमर को पुअर सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, तो पॉलीमर की कॉइल पहले से भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। क्यों? कि पॉलीमर पॉलीमर इंटरेक्शन इज स्ट्रांगर देन पॉलीमर सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो इसमें अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 है। तो पुअर सॉल्वेंट्स काज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पॉलीमर कॉइल। थीटा सॉल्वेंट की तरह थीटा टेम्परेचर, यानी ऐसा टेम्परेचर जिस पर पॉलीमर कॉइल की डायमेंशन उतनी ही हो जितनी वो बल्क फॉर्म में है, इसको फ्लोरी टेम्परेचर भी कहते हैं। और यहाँ थीटा का साइन, क्योंकि थीटा से हम फिक्स्ड एंगल को भी रिप्रेजेंट करते हैं,
तो थीटा टेम्परेचर को या थीटा सॉल्वेंट को कैपिटल थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज दिस साइन। तो थीटा टेम्परेचर या फ्लोरी टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर एट विच पॉलीमर सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज सेम एज पॉलीमर पॉलीमर इंटरेक्शन। वो टेम्परेचर जिस पर पॉलीमर सॉल्वेंट इंटरेक्शन और पॉलीमर पॉलीमर इंटरेक्शन की वैल्यू सेम हो, या यूं कह लें कि एक्सपेंशन फैक्टर की वैल्यू 1 हो, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड थीटा टेम्परेचर, एंड थीटा टेम्परेचर causes नो चेंज इन डायमेंशन ऑफ पॉलीमर कॉइल। तो डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने पॉलीमर की डायमेंशन को डिस्कस किया है। अब जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है उसको थोड़ा सा न्यूमेरिकल फॉर्म में देखें। ये सेल्फ कैलकुलेशन है, ये आपके लिए असाइनमेंट है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। सपोज वी हैव ए पॉलीमर चेन हैविंग 33,000 लिंक्स and length of each link is 0.34 नैनोमीटर। 33,000 टोटल नंबर ऑफ लिंक्स हैं, तो ये n की वैल्यू आ गई, और लेंथ ऑफ ईच लिंक यानी कि L की वैल्यू 0.34 नैनोमीटर। बॉन्ड एंगल कंसीडर कर लें 107 डिग्री, और एवरेज वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन 70 डिग्री। अब आपने इस डेटा से कंटूर लेंथ एक तो कैलकुलेट करनी है। यू हैव टू कैलकुलेट कंटूर लेंथ एंड वी हैव टू कैलकुलेट मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट लेंथ ऑफ freely jointed chain. We have to calculate mean square displacement length of polymer chain of polymer with fixed angles। ये तीसरा फैक्टर जो हमने कैलकुलेट करना है। एंड वी हैव टू कैलकुलेट मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट लेंथ ऑफ अनपर्टर्ब्ड डायमेंशन। तो ये 4 पैरामीटर हमें कैलकुलेट करने हैं। और जब हम पॉलीमर सॉल्वेंट इंटरेक्शन को या सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन को कंसीडर करेंगे, तो अब एक और फैक्टर हमने कंसीडर, शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज इंटरेक्शन को भी कंसीडर कर लें, एक्सपेंशन फैक्टर को भी कंसीडर कर लें। इन तमाम फैक्टर का इफेक्ट कंसीडर करने के बाद मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट लेंथ की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। थैंक यू वेरी मच for listening so long lecture with so much patience। तो inshallah if you will listen it with interest, you will inshallah enjoy it। तो next week inshallah हम न्यू लेक्चर के साथ दोबारा मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।